गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 7 चैप्टर 8 क्या पढ़ने वाले हैं हम? चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी ज्योग्राफी। क्या नाम है चैप्टर का? मानव पर्यावरण, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, ये चैप्टर का नाम है। इंग्लिश में भी इस चैप्टर का नाम आप नोट कर लें, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन the tropical and the subtropical region। ठीक है, ये है चैप्टर का नाम। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 8। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मानव और पर्यावरण की अन्योन्य क्रियाएं, जिसके लिए इंग्लिश में शब्द प्रयोग किया गया है इंटरैक्शन। क्या शब्द प्रयोग किया गया है? इंटरैक्शन। ये जो मानव पर्यावरण इंटरैक्शन है, इसे कहाँ देखेंगे हम लोग? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश और उपोष्ण प्रदेश के अंतर्गत हम ये देखेंगे। इन प्रदेशों में मानव पर्यावरण जो इंटरैक्शन है उसे देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया क्या है ना। सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि ये है क्या, उसके बाद हम इसे रीजन वाइज देखेंगे। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं, है क्या ये मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया क्या है? अन्योन्य क्रिया, मानो आप समझ रहे हैं और पर्यावरण को भी आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हमारे लिए समस्या है ये शब्द, है ना। इंग्लिश में तो बहुत आसान लग रहा है इंटरेक्शन करना। किस तरह से इंटरेक्शन करना? जैसे मनुष्य जब क्या करता है, पर्यावरण को प्रभावित करता है। मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित करता है, परिणाम स्वरूप पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या होता है? पर्यावरण मनुष्य को या मानवों को प्रभावित करती है। जैसे मनुष्य ने क्या किया, हम अपने लिए, हमें जब खेती के लिए भूमि चाहिए होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पर्यावरण को काट देते हैं, वनों को काट देते हैं या पेड़ पौधों को काट देते हैं। ठीक है, तो जब हम ये काट देते हैं, वनों को साफ कर देते हैं, किस लिए साफ किया हमने? खेती करने के लिए साफ किया। ठीक है, या अपनी अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने वनों को साफ कर दिया, पर्यावरण को साफ कर दिया। ऐसे में क्या होता है कि जब हमने पर्यावरण को साफ कर दिया, ये तो हमने अपनी तरफ से पर्यावरण में क्या किया, कुछ परिवर्तन किया। जब साफ किया इसका मतलब क्या है, हमने पर्यावरण में परिवर्तन किया। ठीक है, फिर पर्यावरण, यदि आप बड़े स्तर पर पर्यावरण का नाश कर देंगे, वनों का नाश कर देंगे, पेड़ पौधों का नाश कर देंगे, तो क्या होगा कि जो स्वच्छ वायु उस पर्यावरण से आपको मिल रही थी, क्या वो मिलेगी? नहीं मिलेगी। और स्वच्छ वायु नहीं मिलेगी तो आप पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मनुष्यों पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। साथ ही पर्यावरण के होने से स्वच्छ वायु तो मिलेगी ही मिलेगी, जो कि आपने काट दिया है अब नहीं मिलेगी। तो उसके परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि अब वहाँ पर प्रदूषण बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण नहीं है उस क्षेत्र में। जैसे कि ये क्षेत्र हम मान लेते हैं, इस क्षेत्र में पर्यावरण था, वन थे, जंगल थे, है ना। इसे ही आप मान ले, इस क्षेत्र को, यही है पर्यावरण, एनवायरनमेंट।
तो इस क्षेत्र से आपको क्या, अब इस क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ जाएगा। क्या होगा? प्रदूषण बढ़ जाएगा। साथ ही आपने पेड़ पौधे काट दिए हैं तो परिणाम क्या होगा उसके बाद? ये भी होगा कि जब बारिश आएगी तो पेड़ क्या करते हैं? मिट्टी को बांध कर रखते हैं, बहने नहीं देते हैं। लेकिन जब बारिश आएगी तो मिट्टी आसानी से बह जाएगी। ठीक है, तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। साथ ही जब पेड़ पौधे कट जाते हैं तो तापमान आसानी से बढ़ जाता है, अर्थात आपके क्षेत्र का तापमान, जहाँ के पेड़ पौधे काटे गए हैं बड़े स्तर पर, वहाँ का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं पर्यावरण से आपको मिलने वाली हैं, मिल भी रही हैं वर्तमान समय में, है ना। हमने, मानव ने पर्यावरण में कुछ परिवर्तन किए, ठीक है, और फिर पर्यावरण ने मनुष्य पर कुछ प्रभाव डाले, क्योंकि मनुष्य ने कुछ परिवर्तन उसमें किए। तो ये जो मनुष्य ने पर्यावरण में परिवर्तन किया और पर्यावरण का प्रभाव फिर मनुष्यों पर होता है परिवर्तन करने के कारण, ये जो आप क्रिया देख रहे हैं यही है अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन। मनुष्य वातावरण में कुछ परिवर्तन करता है, फिर वातावरण के कुछ प्रभाव मनुष्यों पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपसी क्रिया, मनुष्य और पर्यावरण के बीच एक आपसी क्रिया है। ठीक है, या एक दूसरे पर परस्पर प्रभाव डालते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे पर परस्पर प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, मनुष्य ने पर्यावरण को प्रभावित किया, फिर पर्यावरण ने मनुष्य को प्रभावित किया। यही है क्या? इंटरैक्शंस, ह्यूमन का एनवायरनमेंट के साथ और एनवायरनमेंट ने फिर ह्यूमन के साथ किया। इसे और सरल करूँ मैं तो जैसे कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। कैसे? जैसे कि एक शिक्षक, एक टीचर पढ़ाता है और छात्र क्या करता है? प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछकर, कभी कभी अच्छे रिस्पॉन्स देकर, जैसे आप हमें देते हैं रिस्पॉन्स फीडबैक के माध्यम से, है ना, कमेंट कर कर। तो इस तरह से मेरे और आपके बीच क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। समझ आ गई बात कि इंटरेक्शन क्या है? इंटरेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। मनुष्य का पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन हो सकता है, शिक्षक का छात्र के साथ हो सकता है, और भी बहुत सारी स्थितियां हैं जिसमें इंटरेक्शन है। हम घर में भी इंटरेक्शन ही करते हैं। ठीक है, मम्मी पापा के साथ इंटरेक्शन करते हैं, है ना। दो दोस्तों के बीच में जो बातचीत है वो भी इंटरेक्शन है। तो इस तरह से हम इसे बहुत बड़े स्तर पर समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो जियोग्राफी है और हमें इंटरेक्शन एक दायरे में रहकर करना है। वो क्या है? मानव और पर्यावरण का इंटरेक्शन। आगे बढ़े, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम इसे मानव पर्यावरण की जो इंटरेक्शंस हैं इसे हम दो रीजन में समझने वाले हैं। सबसे पहले समझने वाले हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में, इसके बाद हम समझेंगे उपोष्ण प्रदेश में ये किस तरह से मनुष्य और पर्यावरण के बीच इंटरेक्शन होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत हम एक क्षेत्र को लेने वाले हैं। कौन है, क्या है वो क्षेत्र? अमेजन बेसिन में जीवन। ठीक है, ये क्षेत्र कहाँ से है? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत हमने अमेजन बेसिन के क्षेत्र को लिया है। यहाँ पर देखने वाले हैं हम कि यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है और वो कैसे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और पर्यावरण क्या प्रभाव उन पर डालता है। स्पष्ट है? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले अमेजन बेसिन, अमेजन को जानते हैं। क्या है अमेजन? हम अमेजन के बारे में पहले भी कुछ बातें जान चुके हैं और कुछ और बातें हम जानने वाले हैं। अमेजन जो नाम है वो कैसे पड़ा, जानते हैं आप? नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। ये क्या थे? प्राचीन रोमन साम्राज्य के, रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स, क्या नाम है? अमेजोन्स। और ये कौन होते थे? महिला योद्धाओं का आक्रामक समूह था। अमेजोन्स कौन थे? महिला योद्धा, योद्धाओं का आक्रामक समूह था। इनके नाम पर ही इसका नाम अमेजन पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अमेजन नदी याद है आपको? किस महाद्वीप में मिलती है? देखते हैं किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो चलिए हम लोग मैप बनाते हैं और फिर इसे एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे अमेजन बेसिन की स्थिति को, जानेंगे ये कहाँ पर स्थित है। उसके बाद हम धीरे धीरे करके एक एक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम दक्षिण अमेरिका बना लेते हैं। ये है दक्षिण अमेरिका। ये थोड़ा सही नहीं बना है ना? पर क्या करना, हमें तो काम चलाना है। कुछ कुछ ऐसा तो दिखता है ना। बिल्कुल, अब तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी समझ आने लगा होगा कि हाँ ऐसा ही दिखता है। ठीक है, यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन सी नदी बहती है? अमेजन नदी। कौन सी नदी बहती है? अमेजन नदी बहती है। यह है अमेजन नदी, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। ये सारी बातें हम पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, आपने जाना उष्णकटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत हमने इस क्षेत्र को चुना है, अमेजन बेसिन को चुना है। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश किसके मध्य स्थित होते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित होते हैं, है ना? तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी मार्किंग कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। ये क्या है? मकर रेखा। मकर रेखा कितने अक्षांश पर है? 23.5 डिग्री दक्षिण साउथ में। और भूमध्य रेखा कहाँ पर है? 0 डिग्री। याद है ना? भूमध्य रेखा ये है 0 डिग्री। और इसके ये है 10 डिग्री नॉर्थ, उत्तर। ठीक है, और ये रहा अक्षांश के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसलिए कंफ्यूजन आप अपने दिमाग में मत रखिएगा। सॉरी, दक्षिण। एस मतलब
साउथ। तो इसकी स्थिति क्या है अमेजन बेसिन की? ये भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा ये रही, है ना, और इसके 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के भाग को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ये प्रदेश क्या कहलाएगा? भूमध्य रेखीय प्रदेश। ठीक है। और आपने जाना उष्णकटिबंधीय प्रदेश क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत जाना जाता है। अमेजन नदी पश्चिम में, ये यहाँ पश्चिम में पर्वतों से निकलकर प्रवाहित होती है, ये आप जान चुके हैं, ये इसकी स्थिति है। साथ ही इस नदी में, ये जो अमेजन नदी है, इस नदी में कई नदियाँ आकर मिलती हैं। जो नदियाँ आकर मिलती हैं वो क्या हैं? सहायक नदी हैं। कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से नदियाँ आकर मिलती हैं जो इसकी सहायक नदी होंगी, जिससे मिलकर ये एक बेसिन बनाता है। क्या बनाता है? बेसिन बनाता है। ये जो पूरा भाग आप देख रहे हैं, ये भाग क्या हो जाएगा? अमेजन नदी का बेसिन हो जाएगा। ठीक है, अमेजन नदी का बेसिन हो जाएगा। कैसे बने अमेजन नदी का बेसिन? अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियों का पानी मिलता है, नदियाँ मिल जाती हैं। इनका सहायक नदियों का जल भी किस में मिल गया? अमेजन नदी में मिल गया। ठीक है, ये सब मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। स्पष्ट है? और जहाँ पर ये नदी अटलांटिक महासागर में मिलती है, यहाँ पर क्या बनाती हैं? मुहाना बनाती हैं। क्या बनाती हैं? मुहाना। याद है आपको गंगा नदी का मुहाना? ठीक उसी तरह यहाँ पर भी मुहाना बनाती है। मुहाना किसे कहते हैं? जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। अटलांटिक महासागर के जल में मिल रही है, इसे ही मुहाना कहेंगे। यहीं पर मुहाना बनेगा। ये नदी कई राज्यों से क्या होती है? प्रवाहित होती है। कौन सी? अमेजन नदी। अब यहाँ पर ज़्यादा क्या हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए अब हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, अमेजन नदी। बेसिन समझ में आ गया आप लोगों को? बेसिन क्या होता है? अमेजन नदी में जब बहुत सारी नदियाँ, सहायक नदियाँ, कौन सी? सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। और ये सहायक नदियाँ मुख्य नदी से मिलती हैं, है ना, जिस और सहायक नदियों के पानी को बहाकर ले जाती है ये मुख्य नदी। ऐसे इसे ही क्या कहते हैं? बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। आपने देखा सहायक नदियों का पानी जो है संग्रहित कर मुख्य नदी में, जो अमेजन नदी है, संग्रहित कर आगे ले जाती है, इसे ही जल संग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जो आपने येलो लाइन देखी थी वो सब क्या है? ये सब बेसिन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अमेजन नदी ये बेसिन है। जो अमेजन नदी है कहाँ से प्रवाहित होती है? कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है ना, ऐसा बोलना होगा हमें। ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और वेनेजुएला।
यहाँ से ये नदी प्रवाहित होती है। ये क्या है? ये सब देश हैं। कहाँ? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर ये देश हैं। ठीक है, तो आप इसे मैप में जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ की जलवायु कैसी है? कहाँ की? अमेजन बेसिन की। बात किसकी करनी है? अमेजन बेसिन की। आपने बेसिन देखा कितना बड़ा है? हाँ, अमेजन बेसिन की जलवायु कैसी है? अमेजन बेसिन किस क्षेत्र में है? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। आप सोच रहे होंगे मैम ये बार बार क्यों बता रही हैं? अभी आपको थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। इसका जो क्षेत्र है, क्या आपने मैप में देखा? 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इसी क्षेत्र के भीतर ये आपको अमेजन बेसिन देखने को मिल जाएगा, है ना? देख पा रहे हैं आप? तो यहाँ की जो जलवायु है वो क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास की है। कैसी? भूमध्य रेखा के आसपास की है। भूमध्य रेखा के आसपास की है। यहाँ का जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखा के आसपास का है। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर हर दिन, लगभग हर दिन बारिश होती है। लगभग हर दिन वर्षा होती है। ठीक है, पूरे वर्ष, यहाँ पर पूरे वर्ष गर्म जलवायु होती है। गर्म और नम जलवायु होती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक मिलती हैं ना, जिससे तापमान अधिक रहता है। तापमान अधिक होगा तो यहाँ पर क्या होगा? वाष्पीकरण अधिक होगा, और वाष्पीकरण अधिक होगा तो बारिश भी होगी। यहाँ पर एक वर्षा होती है, कौन सी? संवहन वाली वर्षा, याद आया? तो यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है। और मौसम कैसा बना रहता है? मौसम लगभग एक समान रहता है। इस अमेजन बेसिन में जो मौसम है लगभग एक समान रहता है। ठीक है, गर्म और आर्द्र। गर्मी बहुत अधिक, लेकिन नमी भी बहुत अधिक होती है, क्योंकि वर्षा भी प्रतिदिन हो रही है तो नमी भी बहुत अधिक होती है। और जब नमी भी होती है, गर्मी भी हो रही है और नमी भी बहुत अधिक है, तो क्या होता है? चिपचिपाहट होती है, जिसे हम उमस कहते हैं ना, उमस, वो चिपचिपाहट होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का यहाँ का मौसम रहता है। मैंने कहा यहाँ पर हर दिन वर्षा होती है। अगर वर्षा हो रही है तो क्या होगा? बताया ना मैंने आपको, तापमान अधिक होगा, उच्च होगा, है ना? तापमान अधिक होगा। ठीक है, और अत्यधिक वर्षा हो रही है। क्या हो रहा है? अत्यधिक वर्षा हो रही है। अभी आपने जाना, अत्यधिक वर्षा होने पर क्या होता है? उस क्षेत्र में, इस अमेजन बेसिन के क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हो रही है तो क्या होगा? सघन वन, घने वन बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलेंगे। आपने अमेजन जंगल के बारे में सुना होगा, जिसे धरती का फेफड़ा कहते हैं, है ना? ठीक है, सही सुना है आपने। ये उसी क्षेत्र की बात की जा रही है। वहाँ पर सघन वन होते हैं, ये सघन वन उगते हैं बड़े पैमाने पर। ठीक है, इतने सघन होते हैं, सघन अर्थात घने, इतने घने होते हैं वो जो वन है वहाँ पर अमेजन बेसिन में के क्षेत्र में जो वन है वो इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी धरातल
या सतह तक नहीं पहुंच पाता है। इतने घने वन पाए जाते हैं। ठीक है, अमेजन बेसिन के क्षेत्र में इतने घने वन पाए जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में वही वनस्पति भी उग सकती है या पनपती है जिसे छाया में बढ़ने की क्षमता हो, जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, ऐसी वनस्पति ही उगेंगी। मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ तो हैं ही, लेकिन नीचे भी बहुत घना है, तो नीचे कौन सी वनस्पति उग रही है? जिसमें छाया में पनपने की क्षमता हो। ठीक है, तो अमेजन बेसिन का जो क्षेत्र है वहां पर वर्षा वन है। कौन से? वर्षा वन है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो अमेजन बेसिन का ये जो वर्षा वन क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े वन हैं, यहाँ पर क्या होंगे? कुछ परजीवी पौधे, जैसे आर्किड, आपने नाम सुना होगा, या फिर ब्रोमीलॉयड, ये उगते हैं, है ना, ये पैदा होते हैं, परजीवी पौधे। क्या है ये ब्रोमीलॉयड? क्या है ब्रोमीलॉयड? एक विशेष प्रकार का पौधा है। क्या है? एक विशेष प्रकार का पौधा है। क्या विशेष है इसमें? विशेष इसमें ये है कि ब्रोमीलॉयड जो पौधा है, इसकी पत्तियों में जल एकत्रित हो जाता है। पत्तियों में जल संग्रहित हो जाता है, और ये जो जल पत्तियों में संग्रहित हो गया है, इसमें क्या करते हैं? मेढक जैसे जीव, या मेढक जो है, जो जल के पॉकेट बन गए हैं, पत्तियों में जो जल संग्रहित हो गया है, उसमें अंडे देने का कार्य करते हैं, या अंडे देने के लिए उपयोग करते हैं। मेढक क्या करता है? इन पत्तियों में जो जल भर गया है उसका उपयोग करता है अंडा देने के लिए। ठीक है, अब वर्षा वन है, वर्षा हो रही है तो वन विकसित हुए। वन है तो क्या होंगे? पक्षी होंगे और जंतु होंगे, मतलब जीव जंतु होंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? प्राणी जात की प्रचुरता होती है ना। क्या होती है? प्राणी जात की प्रचुरता होती है, या वन्य जीवों की प्रचुरता होती है। ठीक है, या वन्य जीवों की प्रचुरता होती है। जैसे पक्षी के स्तर पर देखें तो कौन कौन से पक्षी यहाँ पर होते हैं? टुकुन, गुंजन पक्षी, आप इनके नाम गूगल पर सर्च करके देखिएगा, ये बहुत ही आकर्षक होते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करिएगा। रंगीन पक्षी आपको बहुत देखने को मिलेंगे, और ये भारत में जो पक्षी पाए जाते हैं और इस क्षेत्र में जो पक्षी पाए जाते हैं वो बहुत ही भिन्न होते हैं। अगर जानवरों की बात करें कि कौन से जानवर पाए जाते हैं, ये तो पक्षियों की बात हो गई, है ना। वन्य जीव कौन कौन से होंगे? आप देख सकते हैं अमेजन बेसिन के क्षेत्र में बंदर, स्लॉथ और टैपीर। ये जो टैपीर है ये चींटियों को खाती है। ठीक है, चींटी को खाती है। इसके अलावा जब वन क्षेत्र की बात की जाए ना, तो कुछ बातें हमेशा याद रखनी है। क्या? वहाँ पे पक्षी बहुत देखने को मिलेंगे, पशु पक्षी, है ना। पशुओं के अंतर्गत अलग अलग नाम होंगे, जैसे बंदर है, स्लॉथ है, टैपीर है। पक्षियों के अलग अलग नाम होंगे, प्रकार होंगे, विभिन्नता होगी। इसके अलावा
सरीसृप देखने को मिलेंगे। सरीसृप क्या होता है? जो रेंगने वाले जीव हैं। सरीसृप क्या होता है? जो रेंगने वाले जीव होते हैं उन्हें सरीसृप कहते हैं। कौन से रेंगने वाले? सबसे आसान क्या है? सांप। क्या? सांप, मगर, अजगर, ये सब क्या है? रेंगने वाले हैं। और अमेजन जंगल जो है, अमेजन बेसिन जो है, यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध सरीसृप है, रेप्टाइल है, वो क्या है? एनाकोंडा। एनाकोंडा, ठीक है। तो ये सब हमें अमेजन के जंगलों में, अमेजन बेसिन में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अमेजन के जंगल या कोई भी जंगल हो, आप एक जनरल परसेप्शन बना लीजिए कि जब कोई भी जंगल होगा या वन क्षेत्र होगा, वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी, जैसे वन्यजीव, पशु पक्षी, सरीसृप, कीड़े मकोड़े। तो कीड़े मकोड़ों की संख्या क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। भिन्न भिन्न हो सकते हैं कि भारत की जलवायु में अलग तरह के कीड़े मकोड़े हैं और अमेजन बेसिन के क्षेत्र में जो कीड़े मकोड़े हैं वो अलग तरह के हैं, ठीक है, लेकिन होंगे जरूर। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त मांस खाने वाली मछली भी अमेजन नदी में पाई जाती है। मांस खाने वाली मछली ये बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे कि एनाकोंडा। मांस खाने वाली मछली क्या नाम है? पिरान्या, ठीक है, अमेजन नदी में पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि आपने देखा जो अमेजन नदी है, जो अमेजन बेसिन का क्षेत्र है, और ये यहाँ पर मछली, कीड़े मकोड़े, सरीसृप, वन्यजीव, पशु पक्षी, कितनी विविधता है। ये क्या है? वैरायटी है, डाइवर्सिटी है। एक वन की क्या है? डाइवर्सिटी है, ठीक है, जिससे जो अमेजन बेसिन का क्षेत्र है वो क्या हो जाता है? बहुत ही असाधारण हो जाता है, जहाँ पे इतना कुछ देखने को हमें मिलता है, ठीक है। अभी तक हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? अमेजन बेसिन के क्षेत्र की। हमने पहले उसकी स्थिति की चर्चा की, फिर हमने जलवायु की चर्चा की, फिर हमने वहाँ पर जो वर्षा वन है उनकी चर्चा की, और वर्षा वन के अंतर्गत फिर हमने जो डाइवर्सिटी है उसकी चर्चा कर ली है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं किस तरफ? वर्षा वन के जो निवासी हैं, क्योंकि हमें क्या जानना है? ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, ठीक है, भूलना नहीं है। अब हम इसी क्षेत्र के निवासी के बारे में जानने वाले हैं, वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग कैसे हैं? सबसे पहले लोग हैं तो वृक्षों को काटा गया होगा, एक चीज तो क्लियर है ना, लोग हैं तो वृक्षों को काटा गया होगा। क्यों? फसल उगाने के लिए। किसके लिए? फसल उगाने के लिए। फसल उगाने के लिए वृक्षों को काटा होगा, ठीक। लोग रहते हैं तो लोगों की बात करें, क्या दो तरह के लोग होंगे, एक तो पुरुष और दूसरी महिला, ठीक है। भाई परिवार तो ऐसे ही बढ़ेगा ना जहाँ भी लोग रहेंगे। पुरुष क्या करते हैं? इन्हीं वर्षा वन में ही निवास करते हैं, ठीक है। पुरुष क्या काम करते हैं? शिकार करते हैं। शिकार करने का अर्थ क्या हुआ? जो वन है वहाँ के जो जीव हैं, वन्य जीव हैं, उनका शिकार करते हैं, ठीक है। तो मनुष्य ने अपनी तरफ से क्रिया कर दी वन्य जीवों का शिकार करके, और नदी में मछली पकड़ते हैं।
शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं। तो मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए, अपने भोजन के लिए क्या कार्य किया? सबसे पहले तो वृक्ष काटे रहने के लिए और फसल उगाने के लिए। फिर पेट की भूख को शांत करने के लिए क्या किया? मछली पकड़ते हैं और शिकार करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं महिलाएं क्या करती हैं। इस क्षेत्र में निवास करने वाली जो महिलाएं हैं वो क्या कार्य करती हैं? महिलाएं जो फसल लगाई गई है, जो भी फसल लगाई है इन लोगों ने, उसका ध्यान रखती हैं। क्या करती हैं? फसलों का ध्यान रखती हैं। कौन सी फसल लगाई होगी इन लोगों ने? इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की फसल अलग होगी ना। क्या लगाते हैं ये लोग फसल? टेपियोका, अनानास, शकरकंद, ये सब उगाते हैं ये। इसके अतिरिक्त महिलाएं साग सब्जी भी उगाती हैं। क्या करती हैं? साग सब्जी भी उगाती हैं। क्योंकि प्रतिदिन शिकार हो, पुरुषों के द्वारा शिकार किया जा सके, ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है शिकार मिले ही ना, तो वो क्या है, एक तरह से अस्थायी है। तो जो पेट है उसे भरने के लिए, भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए साग सब्जी भी महिलाओं के द्वारा उगाई जाती है, जिससे कि प्रतिदिन भोजन की आपूर्ति हो सके, भोजन प्राप्त हो सके। स्पष्ट है? इसके अतिरिक्त ये जो फसलों का फसल उगाई जा रही है ना, साग सब्जी उगा रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। फसलों को उगाने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करते हैं? फसलों को उगाने से पहले उसे काटना पड़ेगा ना, जमीन को खाली करना पड़ेगा, जो सतह है उसे साफ करना पड़ेगा। उसके लिए एक पद्धति है, कौन सी? कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत पूछी जाती है। इंग्लिश में नाम लिख लीजिए, स्लैश एंड बर्न टेक्निक। ठीक है, क्या होती है ये स्लैश एंड बर्न तकनीक? जिसका प्रयोग यहाँ के निवासियों द्वारा किया जाता है फसल उगाने के लिए। मान लेते हैं ये क्षेत्र है, ये भूमि की सतह है। ठीक है, यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। क्या लगे हैं? पेड़ पौधे। देख रहे हैं पेड़ अच्छे नहीं बन रहे हैं। ठीक है, पेड़ों पे मत जाइएगा आप लोग। और अच्छी सी घास लगी हुई है, बहुत घने घने पेड़ लगे हुए हैं। क्या किया? हमें इस क्षेत्र में फसल उगानी है। हमने तय किया कि हम इस क्षेत्र में फसल उगाएंगे। तो क्या करेंगे? इस भाग के जो पेड़ पौधे हैं, जो भी घास फूस है, उसे क्या करेंगे? काट देंगे। पहले पेड़ों को काट देंगे, उसके बाद बचे हुए हिस्से को जला देंगे। ठीक है, काट दिया, यहाँ के पेड़ों को काट दिया, बचे हुए हिस्से को जला दिया। पहले वृक्षों को काटा, फिर जलाया। तो उससे क्या होता है? जो भी पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। यहाँ के जो वृक्ष और झाड़ियाँ हैं उनको काटा, फिर जलाया, तो इस यहाँ पर इसी भाग में जो पोषक तत्व हैं वो क्या होंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर इस साफ भूमि पर मिल चुके हैं ना पोषक तत्व, लिख लीजिए आप लोग ताकि कंफ्यूजन ना हो। पोषक तत्व क्या होते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं। अब ये भूमि, इस भूमि में क्या करेंगे? फसल उगाएंगे। फसल उगाएंगे, इस जमीन के टुकड़े में फसल उगाएंगे। इस भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल उगाया जाएगा।
और जब इसमें क्या होगा, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, अर्थात उत्पादन अधिक नहीं होगा, तो क्या करेंगे, इस भूमि को छोड़कर चले जाएंगे किसी अन्य भूमि पर। ठीक है, फिर से इसी क्रिया के माध्यम से फसल उगाएंगे। इसी पद्धति को कहते हैं स्लैश एंड बर्न तकनीक। ठीक है, कर्तन एवं दहन पद्धति। स्पष्ट है? और जब इसे छोड़कर चले जाते हैं तो इस भूमि पर, इस पुराने खेत में, अब तो ये खेत हो गया ना, तो ये जो पुराना खेत है यहाँ पर छोटे छोटे वृक्ष फिर से उगाते हैं और फिर से यहाँ पर मिट्टी जो यहाँ की है वो क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। ऐसे में फिर से आगे चलकर वहाँ से अगर आप गुजरे या फिर से उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं, आसपास हैं तो, है ना। इस तरह से ये क्रिया चलती रहती है। तो आपने जाना कि अमेजन बेसिन के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वो फसल उगाने के लिए जो पर्यावरण है उसको बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है, बहुत सीमित या बहुत कम नुकसान पहुंचाकर क्या करते हैं, फसल उगा लेते हैं। ठीक है, इस पद्धति का प्रयोग करके आगे बढ़े। इसे ही कहते हैं कर्तन। नाम आपने लिखा ही होगा। ठीक है, फसल उगाएंगे, आगे लिखने की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेजन बेसिन के जो निवासी हैं उनका मुख्य आहार क्या है? मुख्य आहार क्या है? मेनियोक। क्या है? मेनियोक। इसे, ये जो मेनियोक है, इसे कसावा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कसावा भी कहते हैं। ये आपको कुछ देखने में जैसे शकरकंद नहीं होता है, वैसे भी वैसा दिखेगा। हो सकता है आप पहली बार अगर आपको कहीं देखने को मिले तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये शकरकंद है। ठीक है, लुक लाइक शकरकंद, ऐसा देखने में लगेगा। ये इनका मुख्य आहार होता है। ये जो है आलू की तरह, ये जो कसावा है ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है, जैसे कि शकरकंद है ना, आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। और ये लोग चींटियों की रानी और उनके जो अंडकोश होते हैं उन्हें भी खाते हैं। यहाँ के क्षेत्र में कुछ नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। नगदी फसलें किसे कहते हैं? कैश क्रॉप्स। कैश से पता चल रहा होगा आपको, जिससे पैसा तुरंत प्राप्त हो सके। ठीक है, जिन्हें बेचकर पैसा प्राप्त किया जा सके। कौन सी ये नगदी फसलें? कॉफ़ी, इस क्षेत्र के लोग कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नगदी फसलें उगाते हैं। वर्षावन के जो निवासी हैं उनका घर कैसा होता है? घर अमूमन किसका बना होता है? लकड़ी का। घर अमूमन लकड़ी का होता है, या फिर छप्पर के घर होते हैं। छप्पर के घर होते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? गर्म है। ठीक है, बहुत अधिक गर्म है और चिपचिपी है। आपने जाना यहाँ वर्षा बहुत होती है, लगभग हर दिन होती है ना। तो जलवायु बहुत गर्म है और चिपचिपी है। तो यहाँ के घर कैसे होंगे? छप्पर के घर हैं, जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार के होते हैं। या फिर कुछ लोग कैसे? मलोका, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं। एक घर बनाते हैं, ये मलोका जिसे कहते हैं। ये अपार्टमेंट की तरह होता है। कैसा? अपार्टमेंट की तरह। अपार्टमेंट के घर देखे हैं आपने? उसकी तरह होते हैं, जिसकी छत जो है तीव्र ढलान वाली होती है। कैसी? मलोका, इसकी जो छत होती है वो तीव्र ढलान वाली होती है।
ठीक है। अमेजन बेसिन के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उनका जीवन लगातार बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि वन के अंदर, अमेजन बेसिन, ये अमेजन का जो जंगल है, उसके अंदर पहले तो एक ही मार्ग था, नदी मार्ग आने जाने का। एक ही तरीका था, नदी से आना है और नदी से जाना है, नदी को पार करके। लेकिन 1970 के आसपास यहाँ पर ट्रांस अमेजन महामार्ग बन गया, जिससे अमेजन के जंगलों में अंदर पहुँचना क्या हो गया? आसान हो गया। और जब जंगलों में अंदर पहुँचना आसान हो गया तो क्या होगा? वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्रों में बसना पड़ा, क्योंकि जो लोग जंगल के अंदर गए, उन लोगों ने क्या किया? जंगलों को बड़े स्तर पर काटा होगा अपनी ज़रूरत के अनुसार, जिससे जो विविधता है वो क्या होगी? प्रभावित होगी। वर्षावन धीरे धीरे क्या होंगे? नष्ट होंगे। तो ऐसे में वर्षावन का जो बड़ा भाग है, जैसे कि यदि हम मान लें कि वर्षावन का क्षेत्र ये है, ठीक है, इतना बड़ा क्षेत्र पहले रहा होगा, हम इसे मान लेते हैं कि इतना बड़ा क्षेत्र रहा होगा वर्षावन का। तो अभी क्या है कि ये क्षेत्र बहुत छोटा हो गया है। कितना छोटा हो गया है? कुछ बस इतना ही भाग बचा है, ठीक है। कुछ इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। तो वर्षावन बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है? समाप्त हो रहे हैं। और वर्षा के कारण आप जानते हैं, जब वन धीरे धीरे कटते जाएंगे, बड़े स्तर पर वनों को काटा जाएगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वन क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं? मिट्टी को बांधे रखते हैं। और मिट्टी को जब वन कट जाएंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी? वर्षा बारिश के होने पर मिट्टी बह जाएगी। जो परत है, मिट्टी की ऊपरी परत है, वो बह जाएगी। और जो मिट्टी की ऊपरी परत जब बह जाती है तो उसके बाद क्या हो जाती है? भूमि बंजर हो जाती है, बंजर भूमि में तब्दील हो जाती है, क्योंकि जो मिट्टी की ऊपरी परत बह गई उसमें पोषक तत्व थे, ठीक है, उसमें पोषक तत्व थे, वो भी बह गए, तो बंजर भूमि में बदल जाती है। ये क्या हुआ? नुकसान हुआ। हमने अमेजन के जो निवासी थे, उन्होंने बहुत थोड़े परिवर्तन के साथ पर्यावरण को भी बचाए रखा, अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर लिया। आपने जाना प्रारंभिक मानव, मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ कि जो प्रारंभिक मानव थे वो जंगल के अनुसार अपने आप को क्या कर लेते थे? परिवर्तित करते थे, उसके अनुसार रह लेते थे। जैसे भोजन के लिए उन्होंने शिकार कर लिया, कंदमूल फल खा लिया, या जंगल में विभिन्न प्रकार के फल लगे होते हैं, उनको खाकर वो अपना जीवन पूरा कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपने अभी जाना कि 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बन गया था, जिससे वर्षावन, ये जो अमेजन बेसिन के क्षेत्र में जो जंगल है, अमेजन जंगल है, यहाँ तक पहुँचना आसान हो गया। और जब यहाँ तक पहुँचना आसान हो गया तो यहाँ की वृक्षों की कटाई भी बड़े पैमाने पर हुई, जिससे वर्षावन धीरे धीरे नष्ट होने लगे। और ये नष्ट होने के क्रम में क्या हुआ? मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो धीरे धीरे बह रही है, और बहकर क्या हो जाएगी? वहाँ की भूमि बंजर हो जाएगी और वर्षावन धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो मनुष्य ने पर्यावरण को प्रभावित किया काटकर, वनों को काटकर। लेकिन जब वन को आपने काट दिया, मनुष्यों ने काट दिया, तो क्या हुआ? वहाँ की भूमि बंजर हो गई धीरे धीरे करके, ठीक है। तो और जब भूमि बंजर हो जाएगी तो क्या आपको नुकसान नहीं होगा? वहाँ पर कुछ उत्पादन नहीं होगा, तो मनुष्य क्या होंगे? भूखे रह जाएंगे, भूख से तड़पेंगे। और तापमान ऊपर से बहुत अधिक होगा, क्योंकि जब वन होंगे तभी तापमान कम होगा, स्वच्छ वायु मिलेगी। तो ये हमें समझना होगा, मनुष्य का पर्यावरण से उतना ही लेना चाहिए जितना कि उसके लिए आवश्यक हो, ठीक है। आपने एक लाइन बहुत सुनी होगी, इस समय प्रेजेंट समय में बहुत प्रचलित है, उसे कहते हैं सतत विकास, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ, सतत विकास करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें बस उतना ही लेना है जितनी हमारी मूलभूत आवश्यकता हो, बाकी शेष जो है अपने अगली पीढ़ी के लिए छोड़ देना है। स्वच्छ हवा हमें तो मिल रही है, लेकिन हमें हमारी ये भी सुनिश्चित करना है कि हमारी अगली पीढ़ी को भी ये स्वच्छ हवा मिल सके, इसलिए हमें उसमें योगदान भी देना है, ठीक है। तो ये है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। आप कुछ
पर्यावरण में परिवर्तन करेंगे तो उसके प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। परिवर्तन जैसे करेंगे उसी के अनुसार आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। स्पष्ट है? चलिए, साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताती चलती हूँ क्या कि आपने एक पद्धति जानी है, जिस पद्धति के माध्यम से, जिस टेक्निक के माध्यम से जो अमेज़न बेसिन के निवासी हैं वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, उसे कहते हैं कर्तन एवं दहन पद्धति, है ना? उसे भारत में झूम खेती क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। कुछ नाम और लिख लीजिए। भारत के अंतर्गत ही ये अन्य नाम से भी जाना जाता है, पोडू खेती, पोडू खेती भी कहते हैं। इतना पर्याप्त है आपके लिए। तो दो अन्य नामों से भी इस पद्धति को जाना जाता है। कर्तन एवं दहन पद्धति को झूम खेती और पोडू खेती के नाम से भी जाना जाता है। स्पष्ट है? चलिए, अब हम अगले रीजन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ के निवासी कैसे पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और पर्यावरण कैसे उन पर प्रभाव डालता है। इंटरेक्शन, ये शब्द बहुत व्यापक है, बहुत बड़े आयाम है इसके। हम इसे इस क्षेत्र के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगला रीजन क्या है? अगला रीजन है गंगा, अगला प्रदेश ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। तो जिस प्रकार से हमने अमेजन बेसिन के क्षेत्र में जीवन को देखा है, ठीक उसी प्रकार हम इस क्षेत्र में भी देखेंगे। ये भारत में है। वो कहाँ था? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। भारत कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में। ये बहुत ही बेसिक जानकारी है और आपको जरूर मालूम होना चाहिए। चलिए, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ है? भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत में स्थित है। ये जो क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। उपोष्ण कटिबंध। क्या अक्षांश होगा? अक्षांश के बारे में मैं आपको 6 क्लास में बता चुकी हूँ। तो उत्तर क्या होता है, दक्षिण क्या होता है, उत्तरी अक्षांश क्या है, दक्षिणी अक्षांश क्या है, ये आप जो है क्लास 6 से जानकारी ले सकते हैं। 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर या उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। क्या? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इस अक्षांश के मध्य स्थित है। इस बेसिन में घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, यमुना, ऐसी बहुत सारी सहायक नदियां हैं गंगा की। साथ ही ब्रह्मपुत्र की, ये हैं गंगा की नदियां, गंगा की सहायक नदियां। और ब्रह्मपुत्र की कौन सी नदी है सहायक? दिबांग, लोहित, कामेंग, ये क्या है? सुबनसिरी, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो इन सहायक नदियों से, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों मिलकर एक क्या बनाती हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाते हैं। इन सहायक नदियों का पानी गंगा नदी में और ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलता है, जिससे ये दोनों नदियां ले जाकर अंत में कहाँ छोड़ती हैं? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी
का पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। और खाड़ी में गिरने से पहले मुहाना बनता है ना। वहाँ पर क्या है, मैंग्रोव वन है, साथ ही सुंदर, वहाँ पर एक है सुंदरवन। डेल्टा भी बनता है ना, गंगा नदी जब लास्ट में बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है उससे पहले क्या बनता है, सुंदरवन डेल्टा बनता है। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई गंगा ब्रह्मपुत्र की स्थिति। और गंगा नदी जब निकलती है तो पर्वतों से निकलती है, पर्वतों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है ना, मैदानों में आती है। और मैदान में आती है तो यहाँ पर एक झील बनती है, चाप झील, मैदान में, जिसे क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। क्या है ये ऑक्सबो लेक? विसर्प लूप याद है आपको? बिल्कुल, विसर्प लूप जब नदी से कट जाते हैं तो वो झील बन जाते हैं, उसे ही ऑक्सबो लेक कहते हैं। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है, क्या, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये जो बेसिन है, यहाँ की जो जलवायु है कैसी है, हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ की जलवायु मानसूनी है। कैसी? मानसूनी है। मानसून कब आता है यहाँ पर? यहाँ पर मानसून आता है भारत में या गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में मानसून कब आता है? जून से मध्य सितंबर तक। मानसून से क्या तात्पर्य है? यहाँ वर्षा होती है, इस समय यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु की बात कर रहे हैं तो जलवायु कैसी हो गया? ग्रीष्म ऋतु में गर्मी, ग्रीष्म ऋतु या गर्मी अधिक होती है यहाँ पर और ठंडी कम होती है। ठीक है, साथ ही बात जनसंख्या की करें तो गंगा नदी आपने अभी जाना मैदानी क्षेत्र में, जो मैदानी क्षेत्र है, सॉरी, चलिए आपको मैप दिखा देते हैं पहले, फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये क्या है? भारत है ना, ये है हिमालय, ये है हिमालय। ठीक है, ये गंगा नदी प्रवाहित होकर यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये जो गंगा नदी है इसमें कई सारी सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। ये क्या है? सहायक नदियाँ हैं। ये सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं तो क्या बन जाता है? ये क्षेत्र पूरा, ये पूरा क्षेत्र बन गया गंगा का बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन। ये गंगा नदी का है और ये ब्रह्मपुत्र नदी इस तरफ से आकर यहाँ मिल जाती है। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। स्पष्ट है? ये जो मैदान आप देखते हैं उत्तर भारत में, किससे बना हुआ है? गंगा नदी से। ठीक है, निर्मित है। तो जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? समतल होते हैं। आप मैदान के बारे में पढ़ चुके हैं, मैदानी क्षेत्र कैसे होते हैं? समतल होते हैं। जो समतल भूमि होगी तो वहाँ पर जनसंख्या क्या होगी? अधिक होगी, जनसंख्या अधिक निवास करेगी। वहाँ जनसंख्या अधिक निवास क्यों करेगी? क्योंकि समतल भूमि पर कृषि करना क्या है? आसान है, कृषि करना आसान है। वहीं इसकी तुलना में जनसंख्या अधिक निवास करेगी, कृषि करना आसान है। ठीक है, तो जहाँ मैदानी भाग पर जनसंख्या अधिक निवास करती है क्योंकि वहाँ पे कृषि करना आसान है और गंगा का क्षेत्र है तो पानी आसानी से क्या है? उपलब्ध है। स्पष्ट है? वहीं अगर बात पर्वतीय क्षेत्रों की करें,
गंगा के ही जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर बात करें तो वहाँ पर जनसंख्या क्या होगी? कम होगी। जनसंख्या कम निवास करेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कृषि करना क्या है? कठिन है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र तीव्र ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। मैदानी क्षेत्र अधिक उपयुक्त होता है कृषि करने के लिए, और जहाँ पर कृषि आसानी से होगी वहीं पर अधिक जनसंख्या निवास करेगी। आप देख रहे हैं पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या कम है, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है। तो एक शब्द आ रहा है कि जनसंख्या घनत्व अधिक है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है और पर्वतीय क्षेत्र में कम। सही या गलत? सही। तो जनसंख्या घनत्व क्या है यहीं पर समझ लेते हैं, ताकि आपको आगे जो है जब किसी टॉपिक में मिले तो समझने में तकलीफ ना हो। जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर के रेंज में, ये क्या है? इसे हम 1 किलोमीटर की परिधि मान लेते हैं। इस 1 किलोमीटर की जो रेंज है, जो क्षेत्र है, 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं? मान लेते हैं इस क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं? 189 लोग निवास करते हैं। 189 लोग, 189 पीपल यहाँ रहते हैं। वहीं दूसरा एक क्षेत्र है, वो भी 1 किलोमीटर का ही है, 1 किलोमीटर का ही क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर कितने लोग निवास करते हैं? 1029 लोग यहाँ पर निवास करते हैं। क्षेत्र कितना है? सिर्फ 1 किलोमीटर का ही है। क्षेत्र परिवर्तित नहीं किया है, लोग बढ़ गए हैं। इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं बहुत कम लोग निवास करते हैं और इस क्षेत्र में बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। तो ये जो हमने नंबर आपको बताया है ये यूं ही नहीं है, ये उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है, अर्थात उत्तराखंड के 1 किलोमीटर क्षेत्र के दायरे में केवल 189 लोग रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल क्षेत्र में 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं? 1029 लोग रहते हैं। तो ये क्या है? जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व का बेसिक मतलब यही है कि 1 किलोमीटर दायरे के भीतर कितने लोग निवास करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर कितनी जनसंख्या रह रही है। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्र में क्या होगा? जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, और पर्वतीय क्षेत्र में अगर आपसे मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र करके पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होगा और पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कहाँ के लोग? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इस क्षेत्र के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। मुख्य व्यवसाय है उनका कृषि। क्या उगाते हैं? कृषि है तो फसल उगाएंगे। कौन सी फसल उगाते हैं? धान की। आपने पहले ही जाना कृषि करना यहाँ पर क्या है? आसान है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। और धान की जो ये फसल है, इसके लिए एक कारक है, एक फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, बहुत आवश्यक है, प्रभावी नहीं बहुत आवश्यक है। वो क्या है? पानी। इसकी खेती के लिए पर्याप्त पानी चाहिए, पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। उसके लिए नदी है, कौन सी? गंगा। ठीक है, इसलिए यहीं पर ये बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त और कौन सी फसल उगाते हैं ये लोग? कौन से लोग? भूलना नहीं है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र के निवासी। और कौन सी फसल उगाते हैं? गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, चना है, और भी कई फसलें उगाते हैं। क्या गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जो निवासी हैं ये कोई नकदी फसल नहीं उगाते, कैश क्रॉप्स नहीं उगाते हैं क्या?
बिल्कुल उगाते हैं, जैसे कि अमेजन बेसिन के निवासी उगाते थे। क्या उगाते थे वो लोग? अनानास, कोको, क्या था, भूल गए? हाँ, कोको, कॉफ़ी, ये सब नकदी फसल उगाते थे। यहाँ के लोग क्या उगाते हैं? गन्ना और जूट। गन्ना और जूट, गन्ना या फिर जूट, दोनों में से कुछ भी, ये दोनों फसलें उगाई जाती हैं। कहीं कहीं पर मैदानी क्षेत्र में आपको केले के भी बागान बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे। अगर बात करें, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, याद रखिएगा। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से मैप ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे हिमालय है, ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल मिलेगा, पश्चिम बंगाल, यहाँ असम, ठीक है। तो हमें ये सब भी चीज़ें देखनी हैं। फसल में और क्या उगाते हैं? जैसे पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में, असम में चाय बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान बड़े पैमाने पर मिलते हैं। वहीं बात करें बिहार और असम की, तो सिल्क के कीड़े, सिल्क जानते हैं? सिल्क के कीड़े का संवर्धन किया जाता है, कल्चर किया जाता है उनका, ठीक है, जिनसे सिल्क के जो कोकून होते हैं उनसे रेशे बनाए जाते हैं और फिर सिल्क के रेशे बनाए जाते हैं। उसके बाद सिल्क की साड़ी या अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र हैं, गंगा बेसिन का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर कृषि कैसे करते हैं? पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर कृषि कैसे करते हैं? टेरेस फार्मिंग करते हैं, टेरेस फार्मिंग। वेदिका कृषि, कौन सी कृषि? वेदिका कृषि करते हैं। कृषि में ही आप देख रहे हैं कितनी तरह की वैरायटीज है, डाइवर्सिटी है। क्या है? डाइवर्सिटी है। कैसे है? जैसे कि सपोज ये क्या है? पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, तो इस पर इतने भाग को कुछ इस तरह से, फिर इस तरह से, ठीक है, गोल गोल ही चारों तरफ से होगा। मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ, इतने भाग में कृषि की जाएगी, इस भाग में कृषि की जाएगी। इस तरह से ये कृषि करते हैं। जो खड़ी सतह है, आप देख सकते हैं ये सतह कैसी है? खड़ी है, तीव्र ढाल वाली है ना, ये खड़ी सतह है। इस पर समतल सतह बना देते हैं इसको। ये कैसे बना दिया? समतल सतह बना दिया, और इस पर खेती करते हैं, कृषि करते हैं। और ढलान को इससे क्या होता है? इसलिए हटा देते हैं जिससे जल का प्रवाह क्या हो? तीव्रता से ना हो। इसे जब समतल कर दिया तो पानी जब बहेगा तो क्या होगा? रुक जाएगा, या पेड़ पौधे जो लगाए हैं इन्होंने उसके कारण बहेगा नहीं, प्रवाह धीमा हो जाएगा। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे ही टेरेस फार्मिंग कहते हैं। ये क्या है? उष्णकटिबंधीय नहीं, उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश है के अंतर्गत हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में पढ़ रहे हैं। मैदान है, लेकिन मैदान में भी कुछ वन तो मिलेंगे ही, पेड़ पौधे मिलेंगे। तो कौन से यहाँ पर मिलते हैं? पर्णपाती, पर्णपाती वन मिलते हैं, क्योंकि जलवायु कैसी है? मानसूनी है। जलवायु कैसी है? मानसूनी। तो यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन के अंतर्गत कौन कौन से पेड़ पौधे आएंगे? एक दो नाम याद हैं आपको, जैसे सागवन है, साखू है, पीपल है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त बांस देखने को मिलेगा। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में
बांस देखने को मिलेगा, बांस के बड़े जो घने झुरमुट होते हैं वो देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में। ठीक है। और साथ ही डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन आपको मिलेंगे। डेल्टा क्षेत्र में क्या मिलेगा? मैंग्रोव वन मिलेंगे। और जब आप अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे ठंडी जलवायु है, तीव्र ढाल वाली, वहाँ पर क्या मिलते हैं? चीड़, देवदार, फर जैसे शंकुधारी पेड़, कोनीफेरस प्लांट मिलते हैं। आप इसके बारे में कोनीफेरस प्लांट कैसे होते हैं या कोनीफेरस वन कैसे होते हैं आप पढ़ चुके हैं। वो पत्तियां एकदम नुकीली होती हैं, कोन की तरह होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी है ना, नुकीली। इसके अतिरिक्त हमें क्या जानना है? यहाँ पर बेसिन में विविध प्रकार के बहुत सारे, इस क्षेत्र में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बहुत सारे वन्य जीव पाए जाएंगे, जैसे हाथी है, बाघ है, हिरन है, बंदर है, एक सींग वाला गैंडा है, जो आपको ब्रह्मपुत्र के मैदानों में मिल जाएगा देखने को। वहीं बात करें डेल्टा क्षेत्र में, जो सुंदरवन डेल्टा है, बंगाल में पाया जाता है, बंगाल में है, वहाँ पर आपको बंगाल टाइगर, घड़ियाल, मगर ये सब देखने को मिलेगा। नदी में मछली देखने को मिलती है, रोहू, कतला, हिल्सा। ये मछलियाँ वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत लोकप्रिय मछलियाँ हैं। कौन सी? रोहू, कतला, हिल्सा, ये बहुत ही लोकप्रिय प्रजातियां हैं। और ब्रह्मपुत्र बेसिन के क्षेत्र, बेसिन में जो निवासी हैं, उनका जो मुख्य आहार है वो क्या है? मछली और चावल है। क्या है? मछली और चावल है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में एक डॉल्फिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सूसू कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉल्फिन पाई जाती है, इसे सूसू कहते हैं, या फिर अंधी डॉल्फिन। ठीक है। और ये स्वच्छ जल में पाई जाती है, तो इसके होने से, यदि ये जल में पाई जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ का जल स्वच्छ है, अर्थात ये गंदगी वाले जो जल होते हैं, गंदगी से या प्रदूषित जल होते हैं, वहाँ पर नहीं पाई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के किनारे कई शहर बसे हुए हैं। जैसे गंगा नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं? इलाहाबाद। क्या है? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता, ये सारे शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। जब ये शहर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो इन शहरों की जो गंदगी है, जो औद्योगिक प्रदूषण है, वो कहाँ पर जा रहा है? कहाँ पर फेंका जा रहा है? नदियों में। तो नदी क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं। उद्योगों का जो गंदा पानी है वो बहकर नदी में पहुँच रहा है, जिससे नदियाँ बहुत ही प्रदूषित हो गई हैं। इन नदियों को साफ करने के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, आपको याद होगा, नमामि गंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया था इस नदी को साफ करने के लिए। इस पर कार्य अभी हो रहा है। साथ ही इस नदी में, गंगा ब्रह्मपुत्र ये जो बेसिन है, यातायात के यहाँ तक पहुँचने के मार्ग बनाए हुए हैं। कौन कौन से?
सड़क मार्ग भी है, रेल मार्ग भी है और जल मार्ग भी है, साथ ही पत्तन भी है, पोर्ट भी है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। इसके अलावा इस क्षेत्र में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का ये जो क्षेत्र है, ये पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आगरा में यमुना के किनारे स्थित क्या, ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का संगम, और उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और अरुणाचल प्रदेश, ये सब अपने आप में क्या है, विशिष्ट संस्कृतियों को धारण किए हुए हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव, भिन्न भिन्न पक्षी, भिन्न भिन्न प्रकार के निवासी, उनकी जीवन शैली जो पर्यावरण से लगातार इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं और पर्यावरण उन्हें प्रभावित कर रहा है। स्पष्ट है? आपने देखा कि इतने सारे शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं, इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के किनारे बसे हुए हैं। तो एक अभियान चलाया गया था, स्वच्छ भारत मिशन, जैसे कि नमामि गंगे नदियों को साफ करने के लिए है, स्वच्छता के लिए एक मिशन चलाया गया था, स्वच्छ भारत मिशन, 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, तो हमें इसे भी याद रखना है स्वच्छता के संदर्भ में, क्योंकि हम जब एक तरफ प्रदूषण फैला रहे होते हैं तो हमें स्वच्छ भी करना होता है, लेकिन हम स्वच्छ करना क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ये हमारी, आपकी, हम सभी की, औद्योगिक कंपनियों की, इन सभी की क्या है, एक नैतिक जिम्मेदारी है, जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।